इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स BHIC 133 के इस सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं, ये पेपर या ये पर्चा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम circa 1206 to 1706 1206 से 1707 के अरसे की तारीख पर मुहित है। और आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका ताल्लुक यूनिट 5 या 5वें यूनिट से है और इसका उन्वान है 1526 से 1556 के दरमियान हिंदुस्तान की तारीख। ये 30 बरसों का अरसा है, 30 बरसों की मुद्दत है जिसकी तारीख पर आज हम लोग गौर करेंगे। और इस दौर में जो हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बुनियादी बात रही है वो मुग़ल और अफ़गान हुक्मरानों के बीच इक़्तिदार की लड़ाई थी। स्ट्रगल था, पावर स्ट्रगल था, जिसमें मुग़ल और बाद में अफ़गान अपनी अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई का आगाज़ 1526 में पानीपत के मैदान से हुआ। पहली लड़ाई पानीपत की 1526 में लड़ी गई और इसका इख्तिताम भी, इसका जो एंड है वो भी पानीपत के मैदान में ही हुआ 1556 में, जब अकबर ने अफगानों को हराया। तो 30 वर्षों के इस अरसे में हिंदुस्तानी तारीख की जो अहम बातें हैं, जो अहम नुकात हैं, उनको हम लोग अगर देखें तो 3 बातें इसमें आ जाती हैं। एक तो ये कि वस्त एशिया का उस ज़माने में क्या हाल था, वहाँ की सियासी हालत क्या थी। और वस्त एशिया या सेंट्रल एशिया को जानने की ज़रूरत इसलिए है कि बाबर का ताल्लुक़ उसी जगह से था और वहाँ के सियासी हालात के सबब ही बाबर को हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत की तौसी का फैसला करना पड़ा। दूसरी बात जिस पर हम लोग गौर करेंगे वो ये कि हिंदुस्तान की सूरत हाल क्या थी, क्योंकि इसी सूरत हाल में या इन्हीं हालात में हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत के कायम होने के अमल को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर इन 2 नुकात के बाद 4 लड़ाइयों का जिक्र है आपके पावर पॉइंट पर, आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे, यही वो 4 लड़ाइयाँ हैं जिनका ताल्लुक बाबर की कामयाबी से है। इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले माफ़ कीजिएगा, पहले हम लोग वस्त एशिया के सिलसिले में बात करें कि वस्त एशिया में उस ज़माने में 3 ताकतें थीं, 3 हुकूमतें थीं जिनमें आपसी लड़ाई चल रही थी। एक तो खुद बाबर था बाबर का ताल्लुक़ तैमूर के ख़ानदान से था और तैमूर ने कुछ अर्सा पहले वस्त एशिया में एक बड़ी सल्तनत भी कायम की थी। उसके मरने के बाद उसकी सल्तनत छोटे छोटे हिस्सों में बंट गई थी और उन्हीं में एक हिस्सा था फरगना की रियासत का। बाबर का ताल्लुक़ इसी रियासत से था। दूसरी ताकत जो इस इलाके में थी वो यहाँ के मकामी उज़्बेक कबाइली थे या हुक्मरान थे। इनकी क़यादत शैबानी ख़ान के हाथ में थी। ये उज़्बेक इस इलाके के, वस्त एशिया के जिस इलाके का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के असल बाशिंदे थे और वो अपने इलाके में फिर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे
और तैमूर के ख़ानदान को वहाँ से निकालना चाहते थे। तीसरी ताकत फिर ईरान की थी। ईरान में उस वक्त सफ़वी ख़ानदान की हुकूमत थी और सफ़वी बादशाह वस्त एशिया के उस इलाके में अपनी हुकूमत की तौसी करना चाह रहे थे जो ईरान की सरहदों से मिलता था। तो ये एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल या एक सेतरफा मुकाबला या सेतरफी जंग वस्त एशिया में हो रही थी। जो ज़्यादा बराह रास्त मुकाबला था वो बाबर और शैबानी खान के दरमियान था। बाबर की ख्वाहिश थी कि वो समरकंद पर कब्जा करे जो तैमूर का दारुल हुकूमत रहा था, और उज़्बेक भी उस पर कब्जा चाहते थे, और आखिर में उज़्बेक इसमें कामयाब हुए और बाबर समरकंद को जीतने में नाकाम रहा। फिर उज़्बेकों ने उसको फरगना से भी बेदखल कर दिया, और तब बाबर ने ये देखते हुए कि वस्त एशिया में उसके लिए अब अपनी सल्तनत कायम करने का कोई ख़ास मौका नहीं है, उसके लिए कोई ख़ास बेहतर सूरत हाल नहीं है, ये देखते हुए बाबर ने फिर हिंदुस्तान की तरफ आने का कस्द किया और हिंदुस्तान में उसने अपनी फ़ौजी मुहिमें शुरू की। तो ये एक तस्वीर है आपके सामने, एक सूरत हाल है। हिंदुस्तान पर अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ भी एक तरह से एक बर्तरी की लड़ाई या पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की लड़ाई, सियासी बर्तरी की लड़ाई यहाँ भी चल रही थी, और इसमें दो फरीक थे, एक तो अफगान हुक्मरान थे और दूसरे राजपूत हुक्मरान थे। अफगानों की कई सल्तनतें हिंदुस्तान में थीं, शुमाली हिंदुस्तान में थीं, लेकिन जो मरकज़ी सल्तनत थी वो दिल्ली थी, और दिल्ली पर लोधी ख़ानदान की हुकूमत थी, लोधी डायनेस्टी की हुकूमत थी। ये अफगान थे। इनकी लड़ाई अपने पड़ोसी सल्तनतों के साथ हो रही थी। दूसरी जानिब राजपूत थे, जिनमें सबसे अहम रियासत मेवाड़ की रियासत थी, और मेवाड़ का जो हुक्मरान था राणा संग्राम सिंह, या जो राणा सांगा के नाम से ज़्यादा मशहूर है, वो भी इस कोशिश में लगा हुआ था कि दिल्ली पर वो अपना कब्जा कायम कर ले। और लोधी ख़ानदान में जो सबसे अहम हुक्मरान हुआ, सबसे अहम सुल्तान हुआ सिकंदर लोधी, उससे भी एक कशमकश राणा सांगा की रही थी। अब यहाँ मसला ये था कि अफगान और राजपूत आपस की इस लड़ाई में इस हद तक कमज़ोर हो चुके थे कि इनके लिए किसी नई ताकत से मुकाबला करना मुश्किल था। आपसी जंग में ही इन्होंने अपनी ताकत को ज़ाया कर दिया था। लिहाजा जब बाबर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो न अफगान उसकी ताकत को रोक सके, पानीपत में इब्राहिम लोधी हार गया, और न राजपूत उसकी ताकत को रोक सके, खनवा की लड़ाई में राणा सांगा हार गया। तो ये जो आपस की एक जंग पहले से चल रही थी, उसने हिंदुस्तान के हुक्मरानों को, चाहे वो अफगान रहे हों या राजपूत रहे हों, इनको कमज़ोर कर दिया था। और ये एक बड़ी वजह थी कि बाबर को हिंदुस्तान में कामयाबी मिली। पहले पंजाब पर उसने कब्जा किया, फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ा। वैसे आपको ये भी बता दें कि उस ज़माने में लोधियों का जो दारुल हुकूमत था, जो कैपिटल था, वो आगरा था, दिल्ली नहीं था। दिल्ली पंजाब और आगरा के बीच का इलाका होने की वजह से बाबर ने जब पेशरफ्त की तो उसने दिल्ली का रुख किया, और बाद में उसने दिल्ली के साथ आगरा पर भी फतह हासिल की, उसका जिक्र भी आएगा। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, और ये बहुत अहम है, कि उमूमन आप किताबों में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में जो आपसी जंग थी, जो आपस की ना इत्तेफाकी थी,
डिसयूनिटी थी, उसकी वजह से बाबर को कामयाबी मिली। लेकिन इस बात पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि वस्त एशिया में तो यही डिसयूनिटी थी, वहां भी तो यही सियासी कश्मकश चल रही थी। लेकिन बाबर की ताकत हिंदुस्तान के मामले में काफी मजबूत रही। और ये भी बात है कि वस्त एशिया में उज़्बेकों के हाथ वो बुरी तरह हार गया। तो दरअसल जो वजह थी वो ये थी कि जो फौजी वसाइल थे, जो मिलिट्री रिसोर्सेस थे, उनमें फर्क था। उज़्बेकों की फौज बाबर की फौज से बेहतर थी, और बाबर की फौज अफगानों और राजपूतों की फौज से बेहतर थी। तो जिसके पास ज्यादा ताकत थी, ताकत का तवाजुन या बैलेंस ऑफ पावर जिसके हक में था, उसकी फतह बहुत फितरी बात थी, वेरी नेचुरल। तो बाबर की कामयाबी को उसकी बेहतर फौज और उसके बेहतर फौजी वसाइल की नजर से देखना जरूरी है, न कि सिर्फ इस बात से कि हिंदुस्तान के राजा आपस में बटे हुए थे और इसलिए वो हार गए। अब हम लोग बात करें हिंदुस्तान में जो लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी और उनके जो असरात सामने आए। आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखी है, हमने पहले भी कहा। पहली लड़ाई 1526 में पानीपत के मैदान में हुई, और इसमें इब्राहिम लोधी, जो कि उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था, उसकी हार हुई, जंग में मारा भी गया, और बाबर की फौज ने आसानी से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब इस तरह बाबर काबुल और कंधार से लेकर पंजाब होते हुए दिल्ली और आगरा तक अपना कब्जा कायम करने में कामयाब हुआ। लेकिन अभी उसको राजपूतों की मुखालफत का सामना करना बाकी था, और ये 1527 में हुआ जब खनवा की लड़ाई हुई। खनवा का मकाम आगरा के नजदीक है, और राणा सांगा ने आगरा पर कब्जा करने की गरज से फौजी कार्रवाई की थी। आगरा के करीब ही खनवा में बाबर ने उसका सामना किया, दोनों के बीच मुकाबला हुआ, और इस मर्तबा बाबर फिर से कामयाब रहा। लेकिन बाबर को इस फतह से कोई नया इलाका हासिल नहीं हुआ। इतना जरूर हुआ कि राजपूतों की शिकस्त के बाद उनकी ताकत, उनकी फौजी अहमियत तकरीबन खत्म हो गई। एक और मरकज अभी बाकी था जहां राजपूत अच्छी हालत में थे, मजबूत हालत में थे, और ये चंदेरी का किला था। अब चंदेरी के किले के बारे में ये आपको पता होगा कि वहां पर मेदिनी राय की हुकूमत थी, और मेदिनी राय राणा सांगा का बहुत ही करीबी हलीफ था, दोस्त था, और राणा सांगा की हार के बाद ये इम्कान था कि राजपूतों को वो अपने क़यादत में फिर से एक बार मुत्तहिद करें। दूसरी तरफ बिहार और बंगाल में, बल्कि मशरक़ी यूपी के इलाके में भी अफगानों की ताकत बनी हुई थी, और उनसे भी बाबर को अंदेशा था कि वो उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो ऐसी हालत में बाबर ने पहले ये ज़रूरी समझा कि वो चंदेरी पर फतह हासिल करे, और उसने 1528 में यही किया। मेदिनी राय को शिकस्त हुई और बाबर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। और तब 1529 में बाबर ने मशरक़ी हिंदुस्तान में फौजी कार्रवाइयाँ की, और वो बिहार के इलाके तक आने में कामयाब रहा। बाबर ने खुद अपनी सवानह में, अपने मेमोयर्स में, तुज़ुक बाबरी में लिखा है कि किस तरह वो आरा में रुका, और आरा से फिर कैसे वो मनेर आया, और मनेर में कैसे उसने दरगाह की ज़ियारत की। तो ये तफसील बाबर ने लिखी है। अब अगर एक बार आप अपने टीवी स्क्रीन की तरफ नजर डालेंगे तो एक नक्शा आपको नजर आएगा।
इस नक्शे में एक मोटी स्याह लकीर है। ये उस जमाने में बाबर की सल्तनत की हदें हैं, उसकी लिमिट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ऊपर शुमाल की जानिब बदख्शां है, उससे थोड़ा सा बाएं अगर आप और देखेंगे तो उज़्बेक्स का नाम है, और उसके कुछ नीचे आप देखेंगे तो सफविद्स का नाम है। ये वो दो ताकतें हैं जिनसे बाबर की लड़ाई पहले होती रही थी। बाद में उसने बदख्शां पर कब्जा किया और गजनी और कंधार पर फतह हासिल करने के बाद काबुल में उसने अपनी हुकूमत कायम की। इसके बाद वो पंजाब की तरफ आया। आप देखेंगे वो लकीर जो आपके नक्शे पर है वो कश्मीर के नीचे से गुजरती है और वो बिहार तक आती है मुस्तकिल। बिहार से फिर वो नीचे घूमती है और फिर कुछ और नीचे जाकर चंदेरी, और वहां से फिर वापस राजपुताना के इलाकों से होते हुए, सिंध से होते हुए वेस्ट एशिया तक चली जाती है। तो ये वो हुकूमत थी जो बाबर ने 1529 तक हिंदुस्तान में कायम कर ली थी। और इस बात को जहन में रखना ज़रूरी है कि ये उस वक्त की सियासत में जनूबी एशिया में भी और वस्त एशिया में भी सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे वसी सरहदें बाबर की इस सल्तनत की थी। इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़ें, बाबर ने जो कुछ हासिल किया हिंदुस्तान में, उसकी अहमियत पर भी गौर करना जरूरी है। तो एस्टिमेट ऑफ बाबर्स वर्क, इस पर हम लोग बात करें। पहली बात तो यह है कि बाबर ने हिंदुस्तान में एक बड़ी सल्तनत कायम की। दूसरे ये कि अब हिंदुस्तान में जो लड़ाई अफगानों और राजपूतों के दरमियान हो रही थी वो मुगलों और दरमियान और मुगलों और अफगानों के बीच शुरू हो गई। राजपूत अब इस जंग से किनारा हो गए। तीसरी बात ये हुई कि बाबर के आने से एक नया तसव्वुर, बादशाहत का तसव्वुर हिंदुस्तान में आया। इससे पहले जो दिल्ली के हुक्मरान थे वो खुद को सुल्तान कहते थे, लेकिन बाबर ने सुल्तान की जगह बादशाह का लक़ब अख्तियार किया। तफसील हम लोग आगे देखेंगे जब पॉलिटी की बात आएगी। अभी आपको इतना बता दें कि सुल्तान के मुकाबले में बादशाह की ताकत को, उसकी हुक्मरानी की क़ुव्वत को, उसकी जो सॉवरेनिटी थी उसको ज़्यादा अहमियत हासिल थी। तो एक नया और एक ज़्यादा कवी, एक ज़्यादा मजबूत तस्वुर हुक्मरान के बारे में अब राइज हुआ। तो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोनार्की, एक ज़्यादा मजबूत बादशाह हिंदुस्तान में कायम हुई। बाबर की दिलचस्पी तहजीबी उमूर में भी थी, तहजीब और सकाफत में भी थी। वो खुद एक पढ़ा लिखा आदमी था और बहुत बासलाहियत शख्स था। तुर्की ज़बान में उसको महारत हासिल थी। तुर्की में उसकी गज़लों का दीवान, रवाइयों का दीवान आज तक मौजूद है और तुर्की अदब में उसको बड़ा अहम मकाम है। उसकी ज़बान है जिसका जिक्र हमने आपसे किया, तुज़ुक बाबरी, बाद में इसको बाबरनामा के नाम से फ़ारसी में तर्जुमा भी किया गया। तो तुज़ुक बाबरी भी तुर्की में नसर निगारी की बहुत अहम मिसाल मानी जाती है। तो ये तो इल्म व अदब की बात थी। जब बाबर में खुशनवीसी की भी खूबी थी, यानी कैलीग्राफी वो जानता था। कैलीग्राफी आप जानते हैं हिंदी में जिसको आप सुलेख कहते हैं या फ़न ख़त्ताती कहते हैं उर्दू में। और बाबर ने ख़त्ताती में या कैलीग्राफी में एक नया स्टाइल, एक नई तर्ज डेवलप की थी जो उसी के नाम पर ख़त बाबरी कहलाती है। फिर बाबर को इमारतों में भी या फ़न तामीर में भी दिलचस्पी थी। उसने 3 मस्जिदें हिंदुस्तान में बनवाई, एक बाग लगाया आगरा में, और उसके ज़माने में जो हुक्मरानों का तर्ज रहाइश था
वो पहले से ज़्यादा आला, ज़्यादा बेहतर मेयार का हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में, बाबर ने हिंदुस्तान में सियासी तगय्युर के साथ साथ तहजीब व सकाफत के मामले में भी एक नई बुनियाद डाली। बाबर की मौत 1530 में हुई। उसके बाद जो दूसरा मुगल बादशाह हुआ, हुमायूं, उसकी हुकूमत शुरू हुई। और हुकूमत का ये दौर जो कि हुमायूं का रहा, उसमें दो हिस्से हैं। पहला अरसा 10 बरसों का है, 1530 से 1540, और फिर दूसरा हिस्सा सिर्फ 10 महीनों का है, 1555 से 1556। इस दरमियान, यानी 1540 से 1555 के दरमियान, हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा, ईरान में पनाह लेनी पड़ी, और हिंदुस्तान में अफगानों की हुकूमत दोबारा कायम हो गई। और इसे दोबारा कायम करने वाला शख्स शेर शाह सूरी था। उसका जिक्र आगे आएगा। हुमायूं को जो शिकस्त शेर शाह के हाथों उठानी पड़ी, उसकी वजह यह थी कि हुमायूं के सामने बहुत तरह के मसाइल थे, बहुत तरह की दुश्वारियां थी। सबसे पहली बात यह थी कि बाबर की जो सल्तनत थी, जो हुमायूं को विरासत में मिली थी, वो बहुत मुस्तहकम नहीं थी। हुमायूं के अपने भाइयों में आपसी कशमकश थी। बाबर ने अपनी सल्तनत को चारों बेटों के दरमियान तकसीम कर दिया था। इसके बावजूद हुमायूं को सबसे अहम मकाम हासिल था। बाकी 3 भाई उसके नायब थे, मगर इस नियाबत की जगह उन्होंने खुद ही अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश शुरू कर दी। तो हुमायूं को अपने ही ख़ानदान में लोगों के साथ जंग करनी पड़ी, उनके साथ उसकी एक कशमकश रही। जंग इस माने का नहीं कि कोई मैदान जंग में लड़ाई हुई, लेकिन आपस में एक कशमकश की हालत, एक तनाज़े की हालत बनी रही। दूसरी दुश्वारी हुमायूं की ये थी कि जो सल्तनत उसे मिली थी, उसकी 2 अलग अलग हदों पर, 2 एक्सट्रीम्स पर उसकी मुखालफत करने वाले 2 अफगान हुक्मरान थे। एक था बहादुर शाह, जो गुजरात का सुल्तान था, और उसने मालवा पर भी अपना कब्जा बना लिया था। शुरू में हुमायूं को उसी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। दूसरी तरफ बिल्कुल मशरिक में अफगान थे। उस वक्त बिहार में अफगानों की हुकूमत थी, और ये नुहानी अफगान कहलाते थे, नुहानी कबीले के थे। इनसे और मशरिक में बंगाल की हुकूमत थी, बंगाल की सल्तनत थी, और वहाँ भी अफगानों की हुकूमत थी। नुसरत शाह हुकूमत कर रहा था। इसी दौरान शेर खान या शेर शाह की भी सियासी ताकत बिहार और बंगाल में मुस्तहकम हुई। अब हुमायूं का मसला यह था कि जिस वक्त वो बहादुर शाह के साथ जंग में उलझा रहा, तो मशरक़ी हिंदुस्तान में शेर खान की हैसियत बहुत मजबूत हो गई। और बहादुर शाह के पहले जब वो नुहानियों के साथ जंग में मसरूफ़ था, तो उसकी जो मगरबी सरहद थी, वेस्टर्न फ्रंटियर था, वहाँ पर परेशानियाँ शुरू हो गई। तो ये 2 अलग अलग और एक दूसरे से बहुत दूर जो सरहदें थीं, और वहाँ पर जो उसके हरीफ थे, उसके फरीक थे, जो उसके कंटेंडर्स थे, उनके साथ जंग लड़ना हुमायूं के लिए मुश्किल था। रास्ते की दूरी, सफ़र की दुश्वारियाँ, ये सब अपनी जगह पर थी। और ख़ुद हुकूमत करने वाले जो लोग थे, यानी हुमायूं का जो ख़ानदान था, उसमें भी आपस में एक इत्तेहाद नहीं था, एक नहीं थे। शुरुआत तो हुमायूं ने अच्छी की, इस माने कर कि 1532 में उसने दौरा की लड़ाई लड़ी, देवरा की लड़ाई भी कहते हैं, और इसमें उसने अफगानों को हरा दिया। लेकिन उसी ज़माने में शेर खान की ताकत बढ़ने लगी थी,
और हुमायूं इसको रोकने के लिए कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं कर पाए। उसकी तवज्जो अब गुजरात की तरफ हो गई। कोई 2 बरसों तक उसकी जंग बहादुर शाह के साथ हुई। 1536 में हुमायूं को बहादुर शाह के मसले से राहत मिली और मालवा और गुजरात पर उसका कब्जा हो गया। लेकिन उधर शेर खान ने बिहार में अपनी ताकत मजबूत करने के बाद बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। सूरजगढ़ा की लड़ाई में शेर शाह कामयाब रहा। अब ये बात करने में शेर खान और शेर शाह का जो लफ्ज 1-2 बार आ रहा है, तो ये आपको हम बता दें कि जिस शख्स का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसका नाम फरीद था। बिहार के सुल्तान बहार खान ने उसको शेर खान का लक़ब दिया था। कहा जाता है कि उसने एक ही वार में एक शेर को हलाक कर दिया था और उसको शेर खान का लक़ब मिला या खिताब मिला। और वही शेर खान जब सुल्तान बना तो उसने शेर शाह का नाम अपनाया। तो ये एक ही शख्स है, फरीद हो या शेर खान हो या शेर शाह हो। और ये अपने वक्त का बड़ा ही अहम अफगान सरदार था। इसमें सियासी सलाहियतें भी थी, फौजी सलाहियतें भी थी, क़यादत का भी उसका एक ख़ास अंदाज था। हुमायूं के मुकाबले में इतना ज़्यादा सलाहियतों का मालिक नहीं था। बहरहाल जब शेर खान के खिलाफ हुमायूं ने कार्रवाई का फैसला किया तो शेर खान की स्ट्रेटजी या उसकी जो फौजी हिकमत अमली थी वो बहुत वाज़ेह थी। उसने हुमायूं को बड़ी आसानी से बंगाल तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। कहीं पर उसने हुमायूं का रास्ता नहीं रोका। अगरचे हुमायूं बिहार से गुजरते हुए बंगाल पहुंचा था और बिहार और बंगाल दोनों शेर खान के कब्जे में थे, मगर उसने जंग नहीं लड़ी। माफ कीजिएगा, हमारे साथ आज थोड़ा सा थ्रोट का प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार ये दुश्वारी हो रही है। बहरहाल तो हुमायूं 1538 में बंगाल पहुंच गया। वहां के दारुल हुकूमत पर गौड़ के शहर पर उसने कब्जा भी कर लिया और शेर खान ने कोई लड़ाई लड़े बगैर खामोशी से वापस होने का रास्ता अपनाया। मगर वापसी के सिलसिले में उसने हुमायूं की वापसी का रास्ता बंद कर दिया और हुमायूं एक तरह से बंगाल में जाकर फंस गया। वापसी में हुमायूं की फौज को शेर खान ने चौसा के मकाम पर, बक्सर के नजदीक ये मकाम है, चौसा के मकाम पर शेर खान ने हुमायूं की फौज का रास्ता रोक दिया। दोनों फौजें आमने सामने कुछ वक्त तक रुकी रहीं। हुमायूं की मजबूरी ये थी कि अगर वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रुका रहता तो उसकी हालत और कमज़ोर हो जाती और शेर खान को फ़ायदा ये था कि वक्त जितना गुजरता उसकी हालत और मजबूत हो जाती। चुनांचे उसने यही किया, वक्त टालता रहा। आखिर में जब हुमायूं ने जंग का फैसला किया तो काफ़ी देर हो चुकी थी और वहाँ भी पहल शेर खान ने की। उसी ने हुमायूं की फ़ौज पर पहला छापा मारा और आप जानते हैं कि हुमायूं की फ़ौज इतनी बेतरतीब थी कि शेर खान के हमले का मुकाबला नहीं कर पाई। खुद हुमायूं मजबूर होकर गंगा नदी में पनाह लेने के लिए कूद पड़ा और वहाँ से फिर किस तरह उसको एक बहिश्ती ने महफूज आगरा तक पहुँचाया, ये एक अलग मामला है। लेकिन 1539 में चौसा की लड़ाई शेर शाह की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मुगलिया हुकूमत अब तकरीबन ख़त्म हो गई थी, लेकिन शेर खान बहुत मोहतात था। उसने इंतज़ार किया। हुमायूं ने दूसरी बार उससे लड़ाई की। 1540 में दूसरी जंग हुई। ये कन्नौज की लड़ाई थी, इसको बेलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। तो कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई 1540 में हुई और इसमें शेर खान ने दोबारा हुमायूं को हरा दिया। अब उसकी ताकत में कोई शुबा नहीं रहा था, कोई शक नहीं रहा था और तब उसने दिल्ली पर
कब्जा कर लिया। आगरा ज़ाहिर है कि उसके कब्जे में आया, तभी दिल्ली पर कब्जा हुआ और उसने दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये नया ख़ानदान जो दिल्ली में हुकूमत करने आया, ये सूर ख़ानदान या सूर डायनेस्टी कहलाता है, क्योंकि शेर शाह का ताल्लुक अफगानों के सूर कबीले से था। शेर शाह पर आगे फिर हम लोग बात करेंगे। अभी ये हम लोग देखें कि हुमायूं की नाकामी की क्या वजूहात थी, क्यों हुमायूं हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के पहले दौर में नाकाम रहा। कुछ बातों का जिक्र हो चुका है प्रॉब्लम्स के तहत, आपस की नाइत्तेफाकी, सल्तनत का गैर मुस्तहकम होना, अफगानों के साथ दो अलग अलग सरहदों पर बैक वक्त मुकाबला। लेकिन इसके साथ हुमायूं की जो पर्सनैलिटी थी, उसकी जो शख्सियत थी, उसमें भी कमज़ोरियाँ थी। जल्दी फैसला करने का वो अहल नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा नेकी और नरमदिली थी। चुनांचे भाइयों से बार बार धोखा खाने के बावजूद उसने उनको माफ़ कर दिया। अब एक इंसान की हैसियत से ये बहुत बड़ी खूबी थी, मगर बादशाह की हैसियत से ये बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, और इसीलिए हुमायूं उस मनसब, उस ओहदे को बचा नहीं सका जो उसे विरासत में मिला था। लेकिन ये समझना कि हुमायूं बिल्कुल ही नाकाम था या उसमें कोई सलाहियत नहीं थी, ये भी गलत होगा, क्योंकि वो एक ऐसा हुक्मरान है जो 15 साल के बाद वापस हिंदुस्तान लौटता है और अपनी खोई हुई सल्तनत को फिर से हासिल कर लेता है। हार जाना तो एक आम सी बात है, लेकिन हारने के बाद दोबारा जीतना ये बड़ी गैरमामूली बात थी, और हुमायूं ने ये किया। उसकी वजह ये थी कि इस 15 वर्षों के दरमियान अफगानों की जो ताकत थी, जो उनकी कुव्वत थी, वो मुख्तलिफ वजहों से कमज़ोर पड़ गई थी। उसकी बात आगे आएगी। लेकिन अभी हम लोग एक नए नुक्ते पर गौर करें, नए पॉइंट को देखें कि जब शेर शाह ने अपनी हुकूमत कायम की तो उसके बाद हिंदुस्तान में क्या हुआ, और क्यों शेर शाह को एक अजीम बादशाह कहते हैं, अजीम सुल्तान कहते हैं। और ये भी आपसे कह दें कि शेर शाह ने जब दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया तो उसने अपने को बादशाह नहीं कहा, उसने फिर से सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। वह मुगलों ने जो सियासी तब्दीली लाई थी उसको उसने तस्लीम नहीं किया। शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि जो अफगान सुल्तान हुए हिंदुस्तान में, जो अफगान रूलर्स हुए, उनमें वो सबसे अजीम था। तो ये अजमत का सहरा उसके सर क्यों बंधता है? एक वजह तो आप जान चुके कि मुगलों को हिंदुस्तान से हराने और हिंदुस्तान से पसपा करने में, उनको निकाल देने में उसकी एक बहुत अहम भूमिका थी, उसका बहुत अहम हिस्सा था, बहुत मेजर रोल उसका था। दूसरी बात ये कि अपने दौरे हुकूमत में उसने बहुत ही अहम इंतज़ामी इस्लाहात किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, और कई ऐसे कदम उसने उठाए जिनका असर अहद वस्ता की तारीख में, मेडिवल पीरियड की तारीख में, हिंदुस्तान में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, एक नई बिगिनिंग के तौर पर देखा जाता है। शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि वो रिफॉर्मर भी था और इनोवेटर भी था, यानी उसने इस्लाहात भी की और नए तरीक़ों की ईजाद भी की, यानी नए तरीक़ों को उसने नाफिज भी किया। अब अगर इन चीज़ों को हम लोग कुछ और गौर से देखें तो पहली बात आपसे हमने अर्ज की कि उसने सुल्तान का लक़ब दोबारा इख्तियार किया और बादशाह के लक़ब को ख़त्म कर दिया। लेकिन लोधी ख़ानदान के ज़माने से जो नज़्म, जो सिस्टम मरकज़ी हुकूमत का चला आ रहा था, उसको उसने नहीं बदला। बाबर के ज़माने में भी इसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी, जो सिस्टम था बहुत हद तक पहले ही की तरह था, और वैसे भी बाबर का दौर एक उबूरी दौर था, ट्रांजिट का ज़माना था। हुमायूं के दौर में भी कुछ खास नहीं हुआ, तो वो सिलसिला बना रहा।
लेकिन शेर शाह की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी इंतजामी उमूर में, वो ये थी कि उसने मकामी इंतजामिया को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही नए अंदाज में मुनज़्ज़म किया। उस जमाने में सल्तनत के अंदर सूबे होते थे और सूबे के अंदर सरकार होती थी। सरकार को आप आज के जिला के बराबर मान सकते हैं, और जिला के अंदर फिर परगने होते थे। परगने में कई गांव शामिल होते थे, कोई तयशुदा तादाद नहीं थी। बड़े परगने में ज्यादा गांव थे, छोटे परगना में कम गांव थे। परगना की अहमियत इसलिए थी कि जो लगान या जो महसूल किसानों से लिया जाता था, उसका मरकज परगना था। यानी परगना रेवेन्यू कलेक्शन का बेसिक यूनिट था। लगान की वसूली की जो बुनियादी इकाई थी वो परगना थी। अब यहां जो नया निजाम शेरशाह ने लाया उसकी बात करें। सरकार में उसने 2 अफसरों को बहाल किया, 2 हाकिम थे। एक का नाम था, नाम जरा दुश्वार सा है, शिकदार शिकदारान, यानी शिकदारों का शिकदार, चीफ शिकदार। ये जो सॉरी, ये जो शिकदार शिकदारान था, ये लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को देखता था, यानी कानून और इंतजाम के मामले को देखता था। चोरी डकैती, हिफाजत लोगों की, ये सारे काम उसके जिम्मे थे। चोरी डकैती को रोकना, लोगों की हिफाजत करना, सड़कों को महफूज रखना, ये सब उसके काम थे। दूसरा जो हाकिम था वो था मुंसिफे मुंसिफान, या मुंसिफों का मुंसिफ, चीफ मुंसिफ। मुंसिफे मुंसिफान का काम ज्यादातर इंसाफ का काम था, मुकदमों के फैसले का काम था, और वो भी ऐसे मुकदमे जिनका ताल्लुक जमीन और लगान से हो। और लगान की वसूली के काम में भी वो परगना में जो अफसर या हाकिम होता था उस पर निगरानी रखता था। तो सरकार की सतह पर ये 2 लोग काम कर रहे थे। इसके बाद परगना की सतह पर 3 हाकिम थे। इनमें पहला था शिकदार, जिसका काम वही था जो शिकदार शिकदारान का था सरकार में, यानी कानून और नज़्म व नस्क बनाए रखना। दूसरा था आमिल। आमिल का काम था वसूली करना, लगान की वसूली करना, और जमीन से जुड़े हुए सारे जो काम थे उनकी देखभाल करना। क्योंकि ये कई तरह के काम थे, इसलिए उसकी मदद के लिए कुछ दूसरे भी कारकुन थे। जैसे एक था पटवारी। पटवारी का काम था जमीन की पैमाइश में, नाप में मदद करना। एक था कानूनगो। कानूनगो का काम था कि वो जितने भी जमीन के हवाले से डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी कागजात थे, उनको रखता था, और लगान की वसूली के वक्त किसान से लगान वसूलता था। फिर जो तीसरा अफसर था, हमने 2 का नाम आपसे लिया परगना में, एक शिकदार, एक आमिल। तीसरा जो था वो मुंसिफ था, लगान के हवाले से मुकदमों का फैसला करता। तो ये एक नया अंदाज था हुकूमत का जो मकामी सतह पर, यानी सरकार और परगना की सतह पर शेर शाह ने बनाया। और आगे चलकर अकबर ने भी इसी सिस्टम को अपनाया, और मुगलों ने भी थोड़ी सी तरमीम के साथ इस सिस्टम को बनाए रखा। अब जो सबसे बड़ी कामयाबी शेर शाह की है, और जिसकी वजह से उसका नाम हमेशा लिया जाता है, वो ये है कि उसने एक नया सिलसिला जमीन के महसूल या जमीन के लगान की वसूली के सिलसिले में अपनाया।
और इस सिलसिले की खासियत ये थी कि इसमें ज़मीन की पैमाइश की बुनियाद पर लगान तय किया जाता था। अब इसकी अहमियत आपको हम बताएं। पहले ये होता था कि जब फसल तैयार हो जाती थी तो जो भी लगान वसूलने वाला शख्स था वो आकर एक जायजा लेता था, एक अंदाजा करता था कि फसल कितनी हुई है, और उसका 1/3 हिस्सा सरकार के लिए, हुकूमत के लिए अलग कर दिया जाता था। अब इसमें खराबी ये थी कि न जमीन की कोई पैमाइश थी कि कितने इलाके में खेती हुई, न फसल को तौलने का कोई सिलसिला था कि कितनी फसल हुई और कितना उसमें लगान हुआ। तो लगान वसूलने वाले शख्स को ये बहुत ज्यादा गुंजाइश थी कि वो इसमें कमी बेशी करे, और कमी बेशी की वजह से इसमें बहुत ज्यादा बदनवानी या भ्रष्टाचार या करप्शन बना हुआ था। शेर शाह ने तय कर दिया कि जब किसान खेती करे तो उसकी खेती की हुई जमीन की पैमाइश कर ली जाए, ये पता हो जाए कि कितनी जमीन उसने जोती है। तो ऐसी जमीन पर उसने किसान को पट्टा दिया। पट्टा एक तरह का टाइटल डीड था, यानी जब तक उस जमीन पर किसान खेती करता रहेगा और लगान देता रहेगा तब तक उसको कोई वहां से बेदखल नहीं करेगा। तो पहली बार किसान को अपनी जमीन पर हक मिला। शेर शाह का बहुत बड़ा काम है। किसी भी बादशाह ने, किसी भी राजा ने इसके पहले यह काम नहीं किया था कि किसान की जमीन पर उसके हक को महफूज कर दे। बदले में उसने किसान से कबूलियत ली। कबूलियत एक तरह की अंडरटेकिंग थी कि जो जमीन मिली है उस पर वो खेती करेगा और लगान देगा। तो बीच के जो लोग थे उनके जरिए करप्शन का स्कोप बहुत कम रह गया, इम्कान बहुत कम हो गया। फिर ये हुआ कि जो जमीन पैमाइश की गई उसको 3 दर्जों में बांट दिया गया। जहां बहुत ज्यादा फसल थी, बहुत जरखेज जमीन थी, वो पहले दर्जे में थी। जहां कुछ कम थी वो दूसरे दर्जे में थी, और जहां बहुत ही कम थी वो तीसरे दर्जे में थी। तीनों जगहों पर औसत उपज को देखते हुए, औसत फसल को देखते हुए 1/3 हिस्सा तय कर दिया गया। अब जब फसल कटने का वक्त आता था तो उसमें एक खास हिस्से पर, 1 बीघा जमीन पर फसल काट कर उसकी तौल हो जाती थी, और उस बुनियाद पर टोटल एरिया में मल्टीप्लाई करके जो टोटल फसल हुई, जो पूरी मजमूई फसल हुई है, उसको कैलकुलेट करते थे और उसका 1/3 हिस्सा वसूल लिया जाता था लगान या अराजी के, महसूल अराजी के तौर पर। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें साइंटिफिक बुनियाद थी, कैलकुलेशन था, मेजरमेंट था, और इससे किसान को बहुत तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन पहले सहना पड़ता था वो कम हो गया। खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सिस्टम में कमजोरियां रहती हैं, लोग उसमें कुछ पहलू निकाल लेते हैं अपने फायदे का। तो पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत कम हो गए, मिनिमाइज हो गए। तो ये बड़ी बात थी। दूसरी बात ये हुई कि शेर शाह ने किसानों की बेहतरी के लिए कई और काम किए। खेती के काम को बढ़ावा देने के लिए उसने किसानों को कर्ज देने की सूरत पैदा की। कर्ज देने का उसने सिलसिला शुरू किया। ऐसे कर्ज तकावी कहलाते थे। तकावी के नाम से जो कर्ज मिलता था उससे किसान खेती के काम में हस्बे ज़रूरत पैसा लगाता था, और खेती को इससे फायदा होता था, खेती को फरोग मिलता था। और ये सॉफ्ट लोन्स थे, यानी इनकी कोई ज़्यादा, इन पर कोई सूद नहीं लगता था, और किसान अपनी सहूलत से इनको वापस कर सकता था। फिर जो आम बात होती है कि उसने कुएं खुदवाए, आबपाशी के लिए, इरिगेशन के लिए नए ज़राए किसान को दस्तयाब कराए, प्रोवाइड किए। इसके अलावा शेर शाह ने यह भी हुक्म दिया कि किसान अगर अपना लगान नकदी के तौर पर देना चाहे, कैश पेमेंट करना चाहे, तो उसको उसकी सहूलत दी जाए, और अगर जिन्स के तौर पर देना चाहे, काइंड में देना चाहे, तो उसकी भी इजाजत हो।
तो कैश और काइंड दोनों में कोई एक तरीका किसान अपनी सहूलत से चुन सकता था और उसको उसी के मुताबिक लगान देना था। लेकिन ये फैसला एक बार कर लेना होता था, ये नहीं कि आप हर साल इसको बदल रहे हैं कि अभी हम कैश देंगे, अभी हम काइंड। एक फैसला हो गया, उसी के बुनियाद पर एग्रीमेंट हो गया और फिर वो परपेचुअल था। इस बात का भी शेरशाह ने हुक्म दिया था कि फौज जब किसी इलाके से गुजरे तो उस इलाके में जो फसल थी उसको नुकसान नहीं पहुंचे, और अगर कभी ऐसा होता था फसल बर्बाद होती थी तो इसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जो फौजी जिम्मेदार थे, उनको सजा दी जाती थी और किसान को उसके बदले में उसका मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाता था। ये सब बड़ी दिलचस्प बातें थी शेरशाह के रेवेन्यू सिस्टम की। और भी बातें हैं, जैसे ये कि शेरशाह ने उस पूरी इकोनॉमी को, उस पूरे मुआशी निज़ाम को, जो तैमूर के हमले के बाद 1398 में आप जानते हैं कि तैमूर का हमला हुआ था, तैमूर के हमले के बाद जो एक इंतशार था उसका असर माशी जिंदगी पर भी पड़ा, इकोनॉमी पर भी पड़ा। शेरशाह ने उस सूरत हाल में भी इस्लाह की। इसके कबल जो छोटी छोटी सल्तनतें थीं उन सब के सुल्तान अपने अपने सिक्के चलाते थे। शेरशाह ने इन सब की जगह पर एक नया सिलसिला सिक्कों का राइज किया। उसने चांदी के सिक्के रुपया के नाम से बनवाए। शायद आपको यह पता हो कि लफ्ज रुपया पहली बार शेरशाह के जमाने में इस्तेमाल में आया। ये चांदी के सिक्के को कहते थे। सोने के सिक्के मोहर कहलाते थे, मोहर। तो मोहर और रुपया ये दो सिक्के थे, और फिर तांबे के सिक्के थे जो कम वैल्यू के खरीदो फरोख्त में काम आते थे। तो तीन मेटल्स में, तीन धातों में सिलसिले शुरू हो गए सिक्का बनाने के, और हर सिक्के का जो अपना उसमें जितनी धात थी, जो उस पर डिजाइन था, उसमें यूनिफॉर्मिटी थी ताकि जाली सिक्के आसानी से नहीं बनाए जा सके। शेरशाह ने यह भी किया कि उसने अपने इलाके में, अपनी सल्तनत के इलाके में सड़कों का बहुत बड़ा एक जाल सा बना दिया, नेटवर्क ऑफ रोड्स बना दिया। एक तरफ पेशावर और दूसरी तरफ सुनार गांव। ये जो दो एक्सट्रीम पॉइंट थे, नॉर्थ वेस्ट में पेशावर और ईस्ट में सुनार गांव। आज पेशावर पाकिस्तान में है, सुनार गांव बांग्लादेश में है। इस पूरे इलाके को उसने सड़क के जरिए जोड़ दिया। यही सड़क अंग्रेजों के जमाने में ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाई। कुछ हिस्से इसके आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाते हैं। फिर उसने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से पटना, और ऐसे कई शहरों में, मुल्तान, लाहौर, इन सब में सड़कों से एक आमद और रफ्त का सिलसिला बना दिया। इससे दो बातें हुई। पहली बात यह हुई कि हुकूमत को अपने कामों में आसानी हुई। फौज का आना जाना, सरकारी अहकाम को पहुंचाना, कोई ऑर्डर हुआ तो ऑर्डर वक्त पर पहुंच जाए, इसके लिए सड़कों की बड़ी अहमियत थी। और दूसरी बात यह हुई कि इससे तिजारत को फरोग पहुंचा। अब जो ताजिर थे, जो ट्रेडर्स थे, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान ले जाना आसान हो गया, और इससे तिजारत में इजाफा हुआ और माशी तरक्की भी हुई। इसी सिलसिले में शेरशाह ने एक और बड़ा काम किया कि उसने सरायों की तामीर कराई। सराय, जैसा कि आप जानते हैं, मुसाफिरों के रहने के लिए थी, और शेरशाह ने अपनी पूरी सल्तनत में तकरीबन 1700 सराय बनवाई। 1700 सराय बनवाई गई, और इन सब में मुसाफिरों के आने और ठहरने का मुनासिब नज़र था। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारी सहूलतें बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी फीस के ताजिरों को मुहैया की जाती थी। सारा खर्चा स्टेट के जिम्मे था। आने वालों को कुछ नहीं देना पड़ता था, सहूलतें उनको मिलती। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक सराय में बहुत सारे काम होते थे।
एक तो बात थी कि ताजिर आते थे, ठहरते थे, अपना सामान फरोख्त करते थे, सामान बेचते थे, और उसकी वजह से आसपास के लोग आकर यहाँ सामान की खरीदारी करते थे। और नतीजा ये हुआ कि सराय धीरे धीरे एक मार्केट प्लेस में बदल गई, और फिर उसी मार्केट प्लेस से एक कस्बा या एक छोटा सा शहर बन गया। बाद में ये बड़े शहरों में तब्दील हो गया। तो अर्बनाइजेशन का जो सिलसिला है, यानी शहरों की तरक्की का जो सिलसिला है, वो इस सराय से जुड़ा था। आप आज भी कभी हिंदुस्तान का नक्शा, नॉर्दर्न इंडिया का नक्शा लेकर बैठिए, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके नाम के साथ सराय का लफ्ज जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इलाके वही थे जो उस जमाने की सराय के इर्द गिर्द बस गए थे। एक तो ये पहलू था। दूसरे, आप जानते हैं कि शेर शाह के बारे में कहा जाता है कि उसने पोस्टल सिस्टम या डाक का निज़ाम कायम किया। इसके पहले ये निज़ाम था, ऐसा नहीं कि शेर शाह ने बिल्कुल एक नई बात शुरू की थी, मगर एक बेहतर और ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज उसने डाक के निज़ाम को दिया। और उसमें भी सराय की बहुत अहमियत थी। हर सराय में ऐसे घुड़सवार फौजी रखे जाते थे जो एक तो आसपास के इलाके में चोरी डकैती या बगावत शुरिश इसको रोकते थे। इस लिहाज से आप देखिए तो हर सराय एक पुलिस थाना भी था। फिर यही जो सवार थे ये एक जगह से दूसरी जगह पैगाम ले जाने में या सरकारी फरमान ले जाने में डाकिया का काम करते थे। तो एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से हर सराय में पैगाम को भेजा जा सकता था। फिर यही सराय एक तरह से जो आसपास के इलाके थे उनके लिए एक ऐसा मरकज बन गई जहां लोग आपस में आकर मिलते जुलते थे, और बहुत सारे जो एक दूसरे के तौर तरीके थे उसको लोग अपनाते थे। तो एक नया कल्चरल पैटर्न भी डेवलप करने लगा। ये सब उस सराय से जुड़ा था। सराय के साथ सड़कों की बात हमने आपसे की। इन सड़कों के किनारे शेर शाह ने कुएं खुदवाने, दरख्त लगवाने का काम किया मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो ये तो उसके ऐसे काम थे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े थे। फौज को भी उसने बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म किया, और ऐसा करने में उसने दिल्ली के एक सुल्तान जो कोई उससे 150 साल पहले रहा था, अलाउद्दीन खलजी के ज़ाब्ते को अपनाया। इसके तहत ये होता था कि भर्ती के वक्त हर सिपाही का हुलिया लिख लिया जाता था। जैसे आज भी आप देखते हैं कितनी हाइट है, आंख का रंग कैसा है, बाल का रंग कैसा है, चेहरे पर कोई निशान है पहचान का। आप भी बहुत सारे फॉर्म में इसको भरा करते थे। तो उस जमाने में ये शनाख्त या ये पहचान, ये हुलिया लिख लिया जाता था, इस वास्ते कि बाद में ये देखा जा सके कि सिपाही अपने ड्यूटी पर आ रहा है या नहीं। उसी तरह हर सिपाही को जो घोड़ा दिया जाता था उस पर भी दाग लगा दिया ताकि घोड़े की पहचान हो सके, और सिपाही अपना अच्छा घोड़ा बेच करके मामूली या खराब घोड़ा नहीं हासिल कर ले, क्योंकि उससे फौज पर बुरा असर पड़ता। अगर अच्छे घोड़े नहीं होते तो फौज की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं हो पाती। आप जानते हैं कि उस जमाने में जो घुड़सवार फौज थी वही सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। और फिर उसने सिपाहियों को बजाय जमीन देने के नकद में या कैश में सैलरी देने का फैसला किया ताकि उन पर ज्यादा कंट्रोल रह सके। तो ये सारी कामयाबियां शेर शाह की रही, एक फातेह के तौर पर भी और एक इंतजामकार के तौर पर। और दुश्वारी ये हुई कि शेर शाह के बाद जो उसके वारिसीन थे वो उसकी इस कामयाबी को, उसकी हसूलियाबी को बरकरार नहीं रख सके। शेर शाह की मौत 1545 में, वहां 5 साल उसने हुकूमत की और इतने सारे काम किए। उसके बाद उसके बेटों में तख्त के लिए लड़ाई हुई, और इनमें एक जो कामयाब रहा वो इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान बना। उसने कोई 10 वर्षों तक हुकूमत की। कोई नया काम उसके ज़माने में नहीं हुआ, लेकिन हाँ, शेर शाह की जो
उसके जो इस्लाहात थे उनको बहुत हद तक बनाए रखा गया। इल्म अदब के मामले में, तहजीब के मामले में कुछ बातें हुई, लेकिन इस्लाम शाह के मरने के बाद फिर से खाना जंगी शुरू हो गई और इसी खाना जंगी का फ़ायदा हुमायूं ने उठाया, क्योंकि तब तक सूरों की जो सल्तनत थी, सूर ख़ानदान की जो सल्तनत थी, वो 3 हिस्सों में तकरीबन बढ़ गई थी। इनमें मगरबी हिस्सा सिकंदर सूर के कब्जे में था और हुमायूं की लड़ाई उसी के साथ हुई। सरहिंद के पास 1555 में हुमायूं ने मच्छीवाड़ा की लड़ाई में सिकंदर को हरा दिया और फिर उसकी फौज दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन कुछ ही महीनों में अचानक एक हादसे में हुमायूं की मौत हो गई। किले की सीढ़ियों से वो गिरा, सर में चोट आई, उसकी मौत हो गई। इसके बाद अकबर ने मुगलिया सल्तनत को संभाला, लेकिन शुरू के दौर में वो एक नाबालिग शख्स था और इसलिए उसकी जगह बैराम खान ने हुकूमत को चलाया और 1556 के बाद दोबारा मुगलिया सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी और फिर इसकी तरक्की और इसका उरूज अकबर और उसके जानशीनों के ज़माने में होता रहा। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं बातों तक अपने आप को महदूद रखेंगे। 3 बातों पर हम लोगों ने गौर किया। बाबर के दौर में वस्त एशिया और हिंदुस्तान की क्या सूरत हाल थी, बाबर को हिंदुस्तान में क्यों कामयाबी हासिल हुई, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये कि बाबर के बाद उसकी सल्तनत क्यों हुमायूं के हाथ से निकल गई, और तीसरी बात ये थी कि हुमायूं को हराने के बाद जब शेर शाह ने अफगानों की हुकूमत को दोबारा कायम किया तो उसके कितने अहम और कितने मुस्बत, कितने पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए, कितने मुस्बत नताइज सामने आए, और किस तरह हिंदुस्तान की तारीख में ये दौर कम अज़ कम इंतज़ामी इस्लाहात के मामले में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मामले में एक नया दौर था। एक नया दौर यहाँ से शुरू होता है और इसी दौर को अकबर के ज़माने में मज़ीद इस्तेहकाम हासिल होता है। आप जब अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे तो आपको इसके बारे में और भी तफसीलात मिलेंगी और हम समझते हैं कि आज के डिस्कशन से आपको अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ने में और उसको समझने में भी आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। शुक्रिया।